हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आपका अपना चैनल है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। और जैसा कि दोस्तों पता है कि हम लोग यहाँ पे बोर्ड एग्जाम से संबंधित हिंदी मीडियम का हम लोग तैयारी करते हैं, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे हिंदी मीडियम नहीं बल्कि इंग्लिश मीडियम हम लोग करते हैं, लेकिन अभी मैं फिलहाल जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो हिंदी मीडियम के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो आपका बायोलॉजी सेक्शन है, जीव विज्ञान, ठीक है ना। बायोलॉजी यानी 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम है वहाँ पे जो जीव विज्ञान में हिंदी मीडियम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब ध्यान से यहाँ पे एक एक करके आप समझते चलिएगा, आपको सारी बातें यहाँ पे क्लियरली समझ में आने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पास है स्क्रीन पे, है ना, मोबाइल स्क्रीन पे, उसको आप देखिए यहाँ पे कि मानव वृक्क में मूत्र छनन की क्रिया को समझाइए। दूसरा आपके पास है यहाँ पे कि प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए कि नर तथा मादा हार्मोन के नाम लिखना है, साथ ही उनके कार्य भी लिखना है। तो इस प्रकार के कुछ जो क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने इसके लिए एक से अलग से यहाँ पे सोच रहा हूँ कि आपको मैं वीडियो बना देता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब यहाँ पे इसको हम लोग समझाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको ध्यान से देखना है कि कितना आंसर आपको लिखना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका मोबाइल स्क्रीन में आंसर है। इस तरह से आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं कि मानव वृक्क की वृक्क नलिकाओं में एक क्या होता है, बोमन कैप्सूल। ये होता है बोमन कैप्सूल। क्या नाम है इसका? बोमन कैप्सूल, ठीक है ना। तो इसमें रक्त की छनन क्रिया होती है। छनन कहने का मतलब क्या? छानने का क्रिया, ठीक है। और रक्त मतलब ब्लड हो गया। ब्लड छानने का जो क्रिया है, फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है, यहीं पे होता है। और जो वृक्क की नलिका होती है ना उसमें क्या होता है, यहाँ पे पुनर्अवशोषण मतलब दोबारा से अवशोषण होना, अब्जॉर्ब होना, ठीक है। और इस क्रिया में क्या होता है, अलग अलग पदार्थ जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, इम्यूनो एसिड, लवण, सॉल्ट हो गया, है ना। तो इन सारी जो उपयोगी पदार्थ हैं वो कोशिका जाल द्वारा जो होता है दोबारा पुनः अवशोषित हो जाते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो बचे हुए रक्त हैं वो उत्सर्जी पदार्थ, जो मतलब उत्सर्जी पदार्थ जल के साथ क्या होता है, संग्राहक नलिका से होते हुए मूत्राशय की तरफ चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार मानव वृक्क में मूत्र छनन की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे बस इतना एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था कि नर हार्मोन एवं मादा हार्मोन क्या क्या होते हैं, उनका नाम लिखना है तथा उनका कार्य लिखना है, ठीक है। तो हम लोग के पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसका हम लोग आंसर इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, कि जो हमारे पास नर हार्मोन होते हैं यानी कि मेल हार्मोन होते हैं और फीमेल हार्मोन यानी कि मादा हार्मोन, ठीक है ना। तो दोनों में जो हार्मोन होते हैं उनका नाम हमको बता देना है और उनके फंक्शन, उनके कार्य क्या क्या होते हैं, उनके काम काम क्या क्या होते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, आपके पास जो मेल हार्मोन है, नर हार्मोन, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण करना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फीमेल हार्मोन यानी कि मादा हार्मोन, ठीक है ना। महिलाओं में जो हार्मोन पाई जाती है उनका नाम आपको बतानी है। तो यहाँ पे दो हार्मोन मुख्य रूप से है, एक है आपका एस्ट्रोजन और दूसरा हार्मोन यहाँ पे है प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है ना। ये आपका मादा हार्मोन है, एक आपके पास एस्ट्रोजन और दूसरा आपके पास है प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। तो ये दोनों का कार्य क्या है, एस्ट्रोजन का कार्य देख लीजिए, ये क्या करता है कि द्वितीयक लैंगिक लवणों का विकास करता है, ये डेवलपमेंट करता है तथा जनन शक्ति का भी विकास करता है। ये आपका एस्ट्रोजन का कार्य है, ठीक है। जबकि प्रोजेस्टेरोन का कार्य क्या होता है कि भ्रूण के विकास में सहायक होता है, भ्रूण के पोषक में सहायक होता है, हेल्पफुल होता है, मददगार होता है, ठीक है ना। भ्रूण कहने का मतलब क्या होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वहां पे छोटे बेबी का विकास, डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो जब से शुरुआती का जो छोटा वाला सिर है, छोटा वाला हिस्सा है, उसको हम लोग भ्रूण के नाम से जानते हैं। वहीं से शुरुआत होता है मानव में जैव विकास का, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला सवाल, मैंने तीसरे सवाल आपको दिखाया हुआ है कि प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में क्या क्या अंतर है, ठीक है ना। ये मैंने आपको दिखाया हुआ है कि प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में क्या क्या अंतर है, ठीक है। तो मैं अब उसके आंसर आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको कितना लिखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, उसके बाद हम लोग प्रतिवर्ती चाप देखेंगे, ठीक है ना। तो प्रतिवर्ती क्रिया में देख लीजिए कि उद्दीपन के प्रति कार्यकर अंगों के अचेतन, अचेतन कहने का मतलब क्या होता है, सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है ना, न बहुत ज्यादा होश में है और न बहुत ज्यादा बेहोशी के हाल में है। तो अनैच्छिक अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि हम अगर वो क्रिया न भी करना चाहे ना तो भी हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, गर्म
एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, आपका प्रतिवर्ती क्रिया हो गया। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं ना तो हमारी हाथ क्या होता है, जलने लगती है। जब हमारी हाथ जलने लगेगी तो हमें पता चल जाता है कि मतलब हमें अपनी हाथ को हटानी है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना हाथ को हटा लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। उसके आगे देखिए आपके पास प्रतिवर्ती चाप है यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्रतिवर्ती क्रिया के पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यह इस प्रकार से हो सकता है, जिससे पहले क्या आपका ग्राही है, इसका स्टेप है, इसका जो पाथ है ना, पथ का मतलब क्या, रास्ता, ठीक है ना। तो कैसे कहां से होकर क्या जाएगा, है ना, इसको हम लोग को लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यह इस प्रकार है। पहले आपको ग्राही अंग लिखना होगा, फिर आपका संवेदी तंत्रिका कोशिका, उसके बाद आता है मेरु रज्जु, उसके बाद प्रेरक तंत्रिका कोशिका, और लास्ट में क्या है आपका कार्य कराएगा, ठीक है ना। ठीक है। तो यहां से आपको जो है 3 नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपको इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह के नाम से वहां पूछा जाता है प्रतिवर्ती क्रिया को, ठीक है। तो आपको 3 नंबर के लिए हिंदी मीडियम में इतना ही लिखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख लीजिए, हार्मोन क्या है, ठीक है ना। किन्हीं 2 पादप हार्मोन का नाम को बताना है। जो पौधों में हार्मोन पाए जाते हैं उनका नाम आपको यहाँ पे बताना है, उनके कार्य भी लिखना है, ठीक है। ये आपका हो गया 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम लोग 4 नंबर का आंसर यहाँ पे देख लेते हैं कि 4 नंबर में आपको क्या लिखना है, कितना लिखना है, ठीक है ना। तो 4 नंबर में देख लीजिए, आपको बस इतनी सी मात्रा लिख देना है यहाँ पे कि जो हार्मोन होते हैं वो क्या है, एक तरह का रासायनिक पदार्थ है, केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। हार्मोन क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस है, यानी कि रासायनिक पदार्थ है जो क्या करता है, अंतःस्रावी, अंदर, है ना। अंतःस्रावी क्या होता है, ग्रंथियों में स्वतः बनते हैं। स्वतः कहने का मतलब क्या होता है, अपने आप बनते हैं, ठीक है ना, अपने आप बनते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में अपने स्रावित हार्मोन के वहन के लिए, वहन का मतलब क्या होता है, ले जाने के लिए, लाने के लिए, ट्रांसपोर्टेंस के लिए कोई नलिकाएं की जरूरत नहीं होती है, कोई भी वेसल्स वगैरह नहीं लगेगा, है ना, कोई पाइप नहीं चाहिए होगा, अतः इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इन्हें हम लोग नलिका विहीन ग्रंथियां क्यों कहते हैं। तो आपको यहां तक आंसर लिखना पड़ेगा, यहां से लेकर यहां तक आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ आप देख लीजिए कि ये सीधे रक्त में स्रावित होते हैं, बहते हैं। रक्त का मतलब ब्लड होता है, रुधिर होता है, तथा अलग अलग अंगों की कार्य प्रणाली में जो शामिल हो जाते हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं, ठीक है। तो प्रमुख पादक हार्मोन में आपके पास देख लीजिए, एक हो गया ऑक्सिन हो गया, दूसरा हो गया जिबरेलिन, ठीक है ना। ये आपका प्रमुख पादप हार्मोन है जो पौधों में पाए जाने वाले मुख्य रूप से हार्मोन है, ठीक है ना। ऐसे तो बहुत सारे हार्मोन होते हैं लेकिन हमसे बहुत ज्यादा पूछा नहीं गया है, तो 1-2 हमने बता दिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आइए हम लोग सवाल नंबर 5 में आइए। डीएनए से संबंधित आपके पास सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या सवाल हमारे पास है। अभी हम लोग सवाल 3 नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने यहाँ पे है कि आनुवंशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है। डीएनए का जो इंपॉर्टेंस होता है उसे हमें बतानी है, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है ना। आपको बोर्ड का पेपर में जो कॉपी मिलेगा आंसर शीट का, उसमें आपको किस तरीका से कितना लिखना है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मतलब मॉडल क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसके बेसिस पे आपको कैसे, मतलब कितना आपको लिखना है, बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं लिखना है ना। तो ये देख लीजिए आपके पास एक्यूरेट आंसर। तो कोशिका केंद्रक में पाए जाने वाला प्रत्येक गुणसूत्र, है ना, राइबोसोम्स, इसको हम लोग गुणसूत्र कह रहे हैं। तो ये डीएनए का बना होता है, ठीक है ना। अब प्रत्येक डीएनए में, है ना, एक क्या छोटा छोटा जीन होते हैं, छोटे छोटे सेक्शन, छोटे छोटे खंड होते हैं जिनके कुछ खास विशेष प्रकार के लक्षण होते हैं। और अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं उनके लक्षण को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है ना। और इनके द्वारा जो भूमिका है, बहुत सारे भूमिका है। अब बोलेंगे हम लोग कि डीएनए जो है उनके जीनों के आनुवंशिकता में क्या क्या भूमिका है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हमें ये भी लिखनी है इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके पास जो 5 नंबर और 6 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, दोनों का आंसर आपको सेम लिखना है ना। दोनों में से कोई भी सवाल पूछ देगा ना तो आंसर आपको यही लिखनी है, ठीक है ना। ये आपका 5 के लिए भी आंसर हो गया और 6 के लिए भी आंसर है, ठीक है ना। चलिए अथवा करके दे दिया जाएगा, हो सकता है ना। तो पहला यहाँ पे देखिए भूमिका इसका क्या है कि ये शारीरिक क्रिया, है ना, ये शारीरिक क्रिया उन लक्षणों से संबंधित होती है ना। इनमें क्या होता है, द्विगुणन होती है ना। इनमें क्या होती है, द्विगुणन की विधि होती है, ये भी आपका हो गया। तीसरा भूमिका इसमें क्या है, ये पुनर्योजन की इकाइयां हैं तथा ये क्रॉसिंग में भाग लेती है, ठीक है ना, ये क्रॉसिंग में भाग लेती हैं। चौथा क्या है कि ये उत्परिवर्तित होकर, है ना, ये क्या करती है, विभिन्नताएं उत्पन्न करती हैं, मतलब डाइवर्सिटी, अलग अलग डिसिमिलरिटी को ये प्रोड्यूस करेंगी, उत्पन्न कर सकती हैं। तो इस तरह से इनकी भूमिका है।
कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहें तो इसी में आप अगला पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये मैंने डी पॉइंट लिखा हुआ, आप चाहें तो इसी को ई पॉइंट करके, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का है ना, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का आंसर सेम है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आंसर नहीं लिखा हुआ है, बल्कि इसी को मैंने ई पॉइंट ऐड कर दिया, ठीक है ना। आप 4 पॉइंट यहाँ पे, 5वां पॉइंट आपको ये वाला शामिल कर सकते हैं कि जो डीएनए है वो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करती है, ले जाती है, ठीक है ना। यही वजह है कि जो पिता का मतलब जो गुण होता है उसके संतति में, उसके संतान में हम लोग को मिलने लगता है, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, 6 नंबर तक आपको सवाल यहाँ पे समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिए कि जो आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग का सलाह जो है डॉक्टर द्वारा हमें क्यों दिया जाता है कि हमें आयोडीन युक्त नमक ही खानी है ना। तो इसके आंसर यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग पहले से यहाँ पे जानते हैं, क्या क्या जानते हैं वो बातें हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये वीडियो का मेन मकसद ही ये है कि आपको यहाँ पे रिवाइज कराना है, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देते हैं कि जो सलाह दिया जाता है उसके कई कारण हैं। पहले देख लीजिए कि जो आयोडीन है किसके द्वारा स्रावित होता है, ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आ सकता है, किसके द्वारा स्रावित होता है, तो थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड के द्वारा यहाँ पे स्रावित होता है, निकलता है ना। और ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है, थायरोक्सिन का संश्लेषण में, उसका सिंथेसिस में ये हेल्पफुल होता है। यदि अगर मान लीजिए हमारा भोजन में आयोडीन की मात्रा कम हो गया, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, संश्लेषण सही प्रकार से थायरोक्सिन का नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और इसकी कमी से एक बीमारी भी होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो गाइटर नाम का बीमारी, घेंघा रोग, हिंदी में क्या कहते हैं, घेंघा रोग कहते हैं, जो गर्दन में होता है ना, पूरा फूल जाएगा आपका, गट्टर टाइप का, एकदम गुठली टाइप का, है ना, जख्म हो जाएगा हल्का, है ना। तो बहुत बड़े बड़े साइज कभी कभी हो जाते हैं, तो इसको हम लोग गैटर रोग के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे हम लोग घेंघा रोग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इंसान का गर्दन है ना, वहां की नसें क्या होती है, फूल जाती है। और इसमें क्या होता है ना कि पानी में जो है आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसके वजह से कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग इलाके में, है ना, अलग अलग इलाके में लोगों को क्या होता है, उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए, मतलब पानी में जो आयोडीन की मात्रा का कमी हो जाता है, उस आयोडीन की मात्रा को पूरा करने के लिए हमें सलाह दिया जाता है कि नियमित रूप से वही नमक हमें खाना है जो आयोडीन युक्त होना चाहिए, है कि नहीं। मतलब शरीर के अंदर किसी न किसी तरह से जाना है हमारा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए पानी में अगर कमी है आयोडीन युक्त नमक का, तो हम लोग अलग से आयोडीन मिला लेंगे और हम लोग अलग से आयोडीन युक्त नमक खाएंगे, ठीक है ना, ताकि हमें घेंघा का बीमारी ना हो, नियमित रूप से इसका हम लोग सेवन करते रहेंगे। तो यही कारण है कि डॉक्टर हमें इसका सलाह देते हैं, ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास यहाँ पे कि इंसुलिन क्या है, यह किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, ठीक है ना, यह किस ग्लैंड द्वारा निकलता है, और मानव शरीर में इसके मुख्य कार्य क्या क्या हैं, ठीक है ना, आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसका आंसर था मेन पॉइंट में हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, भले आपका 3 नंबर का सवाल है, लेकिन आपको मेन पॉइंट यहाँ पे लिखना है इंसुलिन के बारे में, ठीक है। तो इंसुलिन के बारे में आप देखिए, आपके पास मेन पॉइंट आपके पास क्या है कि इंसुलिन क्या एक प्रकार का हार्मोन है। तो हम लोगों ने इंसुलिन का अभी जो है लिखा हुआ है कि एक तरह का हार्मोन ही है। हार्मोन का परिभाषा, हार्मोन का डेफिनेशन हमने क्वेश्चन नंबर 4 में कर ही लिया हुआ है, ठीक है। तो इंसुलिन क्या एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है, रासायनिक पदार्थ है, एक तरह का हार्मोन है। और इसका स्राव कहाँ से होता है, अग्नाशय द्वारा होता है। कहाँ से होता है, अग्नाशय द्वारा, पैंक्रियाज कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, है ना। तो मानव शरीर में इसका कार्य क्या होता है, जो ब्लड होते हैं, जो रुधिर होते हैं, उसमें ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना, यही इसका काम है। इसीलिए कभी कभी अगर मान लीजिए डायबिटीज वाला पेशेंट है, तो उसको अलग से इंसुलिन का व्यवस्था किया जाता है, ताकि इंसुलिन का कमी के वजह से उसका बॉडी में इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो अलग से डॉक्टर इंसुलिन का इंजेक्शन भी देते हैं, ठीक दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देख लीजिए आपके पास कि मधुमेह के कुछ रोगियों के चिकित्सा होता है, इलाज जब होता है, तो इंसुलिन का मतलब इंजेक्शन क्यों दिया जाता है, यही मैंने बोल रहा था अभी। तो इसको आपको जवाब लिखना है यहाँ पे कि जो डायबिटीज वगैरह होते हैं, मधुमेह के बीमारी वाले जो लोग होते हैं, बीमारी वाले पेशेंट्स होते हैं, है ना, मरीज, उनको डॉक्टर्स यानी कि जो चिकित्सक हैं उनको क्यों सलाह देते हैं ऐसा, ठीक है ना, इंजेक्शन क्यों देते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन देने का कारण क्या है। तो हम लोग इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से कुछ, है ना। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए कि जब हमारे पैंक्रियाज होता है ह्यूमन बॉडी सिस्टम में, है ना, यानी कि आप अग्नाशय कहते हैं,
तो अग्नाशय द्वारा जो होता है ना, कभी कभी क्या होता है हमारा स्राव जो होता है, हमारे इंसुलिन नाम का हार्मोन का जो स्राव होता है काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि रुधिर में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाएगा, ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। और ये क्या एक तरह का सीरियस बीमारी है, गंभीर बीमारी है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, डायबिटीज या मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ जो रोगी होते हैं, कुछ जो मरीज होते हैं, पेशेंट्स होते हैं जिनको ये बीमारी हुआ रहता है ना, उनमें क्या होता है, उनके जो ब्लड होते हैं उसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने लगती है, ग्लूकोज का जो मात्रा उनके शरीर में अधिक होने लगती है, और उसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि उस बढ़ती हुई ग्लूकोज की मात्रा को क्या किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। ठीक है ना दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे आंसर देनी है ना, कि आखिर उनको इंजेक्शन क्यों दिया जाता है। तो इसका इतना आपको प्रॉपर आंसर लिख देना है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट यहाँ पे होता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, है ना। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मोबाइल स्क्रीन में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 10 भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कि कितने सवाल रहेंगे और किस प्रकार से आपको देना है। तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों टोटल 14 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। और सारा का सारा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन में दिखा दिया हुआ है, 10 से 14 तक सारे। हम लोग 10 नंबर का आंसर यहाँ पे लिखेंगे कि जो अनैच्छिक क्रिया है या ऐच्छिक क्रिया है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें हम लोग को अंतर बताना है यहाँ पे, ठीक है ना, क्या बताना, अंतर बताना है। तो ऐच्छिक क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना। ऐच्छिक क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया में हमें अंतर बताना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल सारे मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको मॉडल आंसर पता चल सके। इस प्रकार से आपको आंसर देनी है, ताकि मार्क्स आपका पूरा का पूरा मिल जाए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, अनैच्छिक क्रिया या प्रतिवर्ती क्रिया, दोनों की परिभाषा आपको सबसे पहले लिख देना है पहला में। तो अनैच्छिक क्रिया की परिभाषा आप जानते हैं कि हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। जबकि प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है, हमारी इच्छा का नियंत्रण होता है, ठीक है ना। मैं इसका उदाहरण भी आपको दूंगा कि क्या इसमें होता है, ठीक है ना, उदाहरण दूंगा तो आपको बातें समझ में आ ही जाएंगी, है ना। तो ये आपका परिभाषा हो गया। ये क्या होता है, पश्च मस्तिष्क, है ना, पश्च मस्तिष्क यानी पीछे वाली मस्तिष्क, ठीक है, पीछे वाले भाग जो होता है मस्तिष्क का, उसके द्वारा नियंत्रित होता है। जबकि ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है, मेरु रज्जु के द्वारा। पहले आपको क्या लिखना है, अनैच्छिक क्रिया का परिभाषा, दूसरा आपको लिखना है यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रिया का परिभाषा। फिर आपको यहाँ पे पॉइंट लिखना है कि ये जो होता है अनैच्छिक क्रिया पश्च मस्तिष्क के द्वारा, जबकि जो प्रतिवर्ती क्रिया है मेरु रज्जु के द्वारा कंट्रोल में रहता है, नियंत्रित रहता है। इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो हृदय का धड़कन, हम चाहे या न चाहें फिर भी हमारा धड़कन चलता रहेगा, हृदय धड़कता रहेगा। आहार नाल में भोजन का पाचन, हम चाहे या न चाहें फिर भी हमारा होता रहेगा, ठीक है। लेकिन उदाहरण देखिएगा आप प्रतिवर्ती क्रिया में, तो किसी गर्म वस्तु को अनायास छूने पर, मतलब अचानक छूने पर हाथ को शीघ्रता से हटा लेना। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो हटा लीजिए, आपको जलाने का मन करे हाथ को तो आप नहीं भी हटा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको तो जलेगा तो आपको तो हटानी पड़ेगी। तो वैसी कोई भी क्रियाएं जहां पे मतलब हमारी इच्छा का कंट्रोल होता है, हम चाहें तो ही होगा, न चाहें तो नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा अनैच्छिक क्रिया होता है वो हमारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। अगर हम चाहें कि सांस रोक देते हैं एकदम से, है ना, मर ही जाएंगे आप, 2-4 मिनट क्या सेकेंड की बात होती है ना। आप अगर चाहेंगे कि आपको जो है भोजन का पचने नहीं देना है, आप नहीं रोक पाएंगे, भोजन तो पचेगा ही, है कि नहीं। लेकिन कुछ ऐसे काम है जिसे आपको बाजार जाना है, आप बोले मन किया कि नहीं बाजार नहीं जानी, तो आप कंट्रोल कर लीजिए अपने आप को, वो हो जाता है। तो जिसपे हमारा कंट्रोल है, जिसमें हमारा नियंत्रण है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। और जिसमें हमारा नियंत्रण नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, चलिए 11 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें भी आपको अंतर बताना है यहाँ पे स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में, है ना। होमो या हेट्रो हम लोग नाम जानते हैं इसको, न्यूट्रिशन के ही टाइप है ये वाला, इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं पोषण को। एक होता है स्वपोषी अपने आप से, दूसरा होता है परपोषी यानी कि विषम पोषी, ठीक है ना। तो इसमें आपको अंतर बतानी है, ठीक है। तो इसका अंतर आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका अंतर मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे स्वपोषी और परपोषी में आंसर आपको इस तरह से 3-4 पॉइंट दे देना है, ताकि आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो स्वपोषी पोषण में क्या होता है, इसमें जीव जो होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं, जबकि विषम पोषी में अपना भोजन खुद नहीं बनाते, उसके लिए वो दूसरों पे निर्भर रहते हैं, ठीक है। इसमें उदाहरण के तौर पे क्या क्या हो सकता है, पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है ना। इसमें पेड़ पौधों के अलावा कुछ अन्य जीव भी आ सकते हैं विषम पोषी में। विषम पोषी के श्रेणी में कुछ और जीव भी आ सकते हैं,
लेकिन जो स्वपोषिका श्रेणी है उसमें सिर्फ पेड़ पौधे आते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन का तैयारी खुद से करते हैं, अपना भोजन के लिए खुद पे निर्भर रहते हैं, किसी दूसरों पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है उनको। ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए स्वपोषी प्रश्न के लिए क्या होता है, क्या क्या जरूरत होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। यहाँ पे इसके लिए जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल का मतलब क्या हो गया H2O चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 चाहिए, और इसके लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, सनलाइट चाहिए। ठीक है ना। और इसमें जो होता है भोजन की पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया चौथा पॉइंट। आपको बस मेन पॉइंट लिखनी है ताकि आपका बोर्ड एग्जाम एकदम अच्छा से हो जाए। ठीक है ना। आपको फालतू कहानियां यहाँ पे नहीं बना आप स्टोरी मेकर नहीं है, आपको एक सिंपली एक स्टूडेंट्स हैं आप यहाँ पे। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर आंसर आपको लिखना है। ठीक है। इसमें देखिए सी नंबर में इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आवश्यक नहीं है, मतलब मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके लिए आवश्यक है क्या, H2O, जल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। लेकिन यहाँ पे विषम पोषी पोषण के लिए इसका खास जरूरत नहीं पड़ता है। इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है, इसमें भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि स्वपोषी पोषण में भोजन की पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक दोस्तों, 11 नंबर सवाल भी हमारा कवर हो चुका है यहाँ पे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। ठीक है ना। हम लोग सवाल नंबर 12 यहाँ पे देख लेते हैं। मोबाइल स्क्रीन में देखिए आपके पास सवाल नंबर 12 में मेंडल वाला प्रयोग पूछा गया है। उससे कैसे पता चलता है कि कोई भी जो लक्षण है, अलग अलग लक्षण, वो स्वतंत्र रूप से क्या है, वंशानुगत है ना, वंशानुगत है, वंश वाले है ना, आपको कैसे बताना है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे देख लीजिए। आपको कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, इसका थ्योरी लिखना है आपका। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि मेंडल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही आनुवंशिकता के बारे में बताया था, उसके विकास के बारे में बताया था, और इसके लिए उन्होंने जो शुरुआत किया था तो मटर के पौधे का मतलब सिलेक्शन किया था। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है किस पौधे का इस्तेमाल किया था, किस पौधे का प्रयोग किया था ना, तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, मटर के पौधे का। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से संकरण कराया अध्ययन करने के लिए है ना। इसके लिए उन्होंने क्या किया, गोल बीजों का तथा लंबे बीजों का तथा झुर्रेदार बीजों का, 3 प्रकार बीजों या बौने बीजों कह सकते हैं, है ना, पौधे के बीच संकरण कराया और कुछ प्रेक्षण किया, कुछ ऑब्जर्वेशन किया, निम्नलिखित प्रेक्षण किए, ऑब्जर्वेशंस किए। जिसमें पहला यहाँ पे क्या था कि जो F1 पीढ़ी था, है ना, पहला इसमें क्या था यहाँ पे कि जो F1 पीढ़ी है, ठीक है ना, F1 पीढ़ी है, उसके सभी पौधे लंबे और गोल बीजों वाले थे। तो इससे क्या पता चला कि जो लंबाई है और बीज का जो गोल आकार है वो प्रभावी लक्षण हो सकते हैं, इफेक्टिव फीचर्स हो सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि जो F2 पीढ़ी में था ना, उसमें क्या हुआ कि जो कुछ पौधे हैं उनका जब नया संयोजन किया गया तो नया संयोजन प्रदर्शित करने लगे। जैसे कुछ पौधे लंबे, कुछ झुर्रीदार होने लगे, जबकि कुछ पौधे गोल बीज वाले भी होने लगे। तो अलग अलग मतलब यहाँ पे चीज हम लोग को देखने को मिलने लगा। तो इससे हम लोग को मतलब इस सारे चीजों से क्या स्पष्ट हो गया, हम लोग क्या निष्कर्ष यहाँ पे निकाल पाए, मतलब हम लोग नहीं बल्कि निष्कर्ष किसने निकाला, मेंडल ने निकाला अपने प्रयोग के आधार पे। तो पता चला यहाँ पे कि जो लंबाई है, बौनापन है, बीजों का गोलापन होना है या झुर्रीदार होना है, वो एक दूसरे पे क्या है, स्वतंत्र लक्षण है, परस्पर स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, फ्री फीचर्स है, लक्षण है ना। तो ये स्वतंत्र लक्षण है और इस स्वतंत्रता पूर्वक क्या होता है, वंशानुगत होते हैं। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। आपको यही एक्सप्लेन करना था मेंडल का प्रयोग, कि कैसे जो है वो प्रभावी है, कैसे लक्षण को उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास जो एकल जीव होता है, ठीक है ना, एकल जीव होता है, उनके द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। क्यों, आपको इसका कारण बताना है कि ऐसा अगर नहीं होता है तो इसके क्या कारण है, क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके हम लोग आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, तो इसका आंसर आपको इतना देना है, बस छोटा सा आंसर आपको यहाँ पे देनी है। ठीक है, लेकिन ये है बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा तो आपको इसका जवाब देना होगा। ठीक है, तो एकल जीव द्वारा क्या होता है, जो उपार्जित लक्षण है वो सामान्य तौर पर अनुवांशिक नहीं होते हैं। इसके कारण क्या है, इसके कारण क्या है कि लैंगिक जनन के समय डीएनए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, लैंगिक जनन का मतलब क्या हो दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे 2 जीव कम से कम जरूरत पड़ता ही पड़ता है ना, 2 जीव का जरूरत पड़ता है, वहां पे क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। तो उस दौरान क्या होता है कि डीएनए में जो होने वाले बदलाव है, परिवर्तन है, वो परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं। और जो उपार्जित लक्षण है प्रायः स्थायी तौर पर उत्पन्न होते हैं। उपार्जित मतलब अक्वायर्ड फीचर्स, ठीक है ना, अपने आप होता है। ठीक है, तो डीएनए के संगठन पर कोई प्रभाव नहीं डालते। ये क्या करते हैं, डीएनए का जो संगठन है उनमें ये कोई प्रभाव अपना नहीं डालते हैं। तो आपको कीवर्ड पे भी यहाँ पे ध्यान देकर चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको समझ में आ चुका होगा। आइए हम लोग इस वीडियो सीरीज का हम लोग
14वें सवाल, आखिरी सवाल में बात करेंगे यहाँ पे। अब कारण हमें बताने यहाँ पे कि जो आकार, आकृति, रंग रूप में इतने भिन्न दिखाई देने वाले मानव जो है एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं। इसके कारण क्या है ना, एक ही स्पीसीज के सदस्य, जिसको हम लोग होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं, होमो सेपियंस सदस्य के नाम से जानते हैं। ये मैं आंसर में लिख रखा हूं, है ना, आपको एक टर्म को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका इसका कारण बताना है, क्या कारण है ऐसा, ठीक है। तो देख लीजिए आपके पास मोबाइल स्क्रीन में आंसर यहाँ पे, इसके कारण क्या है हम लोग यहाँ बात करते हैं। तो इसका कारण देखिए यहाँ पे दोस्तों, कि जो स्पीसीज है हमारे पास, जो प्रजाति है, वो तभी भिन्न मानी जाती है जब दो अलग अलग जो भिन्न जीवों के डीएनए जो है उनमें होता है, गुणसूत्र की संरचना से होता है, उनमें आपस में लैंगिक जनन संभव न हो, ठीक है ना। लेकिन जो विभिन्न आकृति है, यहाँ पे आकार है, रंग रूप है, उनके स्थान पे मानव के डीएनए जो होता है ना, वो संरचनात्मक फॉर्म यानी स्ट्रक्चरल फॉर्म, संरचनात्मक संगठन में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन उनमें जो है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, संभव है। लेकिन जो सारी जो ब्राहा भिन्नता, ब्राहा मतलब बाहरी, शरीर के बाहर होने वाली है ना, बाह्य, एक्सटर्नल, ठीक है। तो ब्राहा विभिन्नताओं के बावजूद सारी मनुष्य जाति एक ही स्पीसीज कहलाते हैं, और उस स्पीसीज का नाम है दोस्तों होमो सेपियंस। हम लोग जो इंसान हैं वो किस प्रजाति के हैं, किस स्पीसीज के हैं, तो इसका नाम है होमो सेपियंस, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो में आपको 14 का 14 सवाल समझ में आ गया, जो कि आपका 3 मार्क्स के लिए आपका सवाल है, बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम 10th में पूछा जा सकता है, ठीक दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि 14 के 14 सवाल आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना। चलिए, तो हम लोग इसी प्रकार के वीडियो को पढ़ने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।